हेलो फ्रेंड्स। तो एस वाई बीकॉम की जो रिविजनरी सीरीज चल रही है उसका सेकंड वीडियो इनडायरेक्ट टैक्सेशन का ये है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 2, जिसमें टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, कंपोजिशन लेवी और रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड बातें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक आता है टाइम ऑफ सप्लाई। तो टाइम ऑफ सप्लाई ऐसा पॉइंट है जहां पे हमारी जीएसटी की लायबिलिटी अराइज होती है, मतलब उस डेट को हमको जीएसटी पे करने की लायबिलिटी अक्रू हो गई हमारी। अब जिस मंथ में वो टाइम ऑफ सप्लाई आ रहा है उसके अगले महीने की 20 तारीख को आपको जीएसटी का पेमेंट कर देना है। तो जीएसटी आर 3B जो फॉर्म होता है उसमें आप अपनी आईटीसी माइनस करने के बाद जो भी आपकी लायबिलिटी बन रही है वो आपको पे कर देनी पड़ेगी। तब टाइम ऑफ सप्लाई को दो पार्ट में डिवाइड किया है। गुड्स के लिए अलग पूरा मैकेनिज्म है और सर्विसेज के लिए पूरा अलग मैकेनिज्म है। अब यहाँ पे और दूसरे दो मैकेनिज्म चलते हैं, एक फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, दूसरा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो कुछ स्पेसिफाइड सर्विसेज के लिए या कुछ स्पेसिफाइड गुड्स के लिए क्या है कि आपको जो रिसिपिएंट है सर्विस का उसको जीएसटी की लायबिलिटी पे करनी होगी, ना कि सप्लायर को। तो स्पेसिफाइड सर्विसेज के लिए ये चीज है। बाकी जितने भी केसेस है वहां पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म चलता है। तो जो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज हैं उसको जीएसटी की लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं गुड्स के लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो गुड्स के लिए टाइम ऑफ सप्लाई, ये जो 3 पॉइंट दिए गए हैं उनमें से जो भी पहले आ रहा है उस डेट को आपको टाइम ऑफ सप्लाई आ जाता है। तो फर्स्ट है डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, मतलब जिस तारीख को आपने इश्यू किया इनवॉइस। दूसरा और डेट ऑफ ड्यू डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, मतलब किस तारीख को आपको इनवॉइस रेज कर देना चाहिए था। और तीसरा डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। इन तीनों में से जब भी पहले आ रहा है, जो भी डेट पहले आ रही है उस डेट को आपको टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा। अब एक नोटिफिकेशन के हिसाब से डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट जो है वो गुड्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो बचते हैं दो चीजें, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस एंड ड्यू डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। इनमें से जो भी पहले आ रहा है उस डेट को आपको टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अब डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस तो जो एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस होगा वो होगा, बट ड्यू डेट क्या होगी, इनवॉइस आपको कब रेज कर देना है। तो जैसे ही आपका गुड्स रिमूव हो जाए आपके प्लेस से, वहां पे आपको इनवॉइस इशू कर देना होगा। तो अगर आपने डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस जो है वो आपका पहले है और आपका गुड्स बाद में रिमूव हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। बट आपने गुड्स रिमूव कर दिए हैं और बाद में आप इनवॉइस रेज कर रहे हो तो आपका जिस दिन सामान चला गया आपकी फैक्ट्री से या आपके प्रीमाइसिस से, उस डेट का आपका टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। तो ये चीजें हो गई। अब कभी कभी कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस होता है तो वहां पे जैसे ही हम स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट या जैसे आप मंथ एंड करने के बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट प्रोड्यूस करते हैं उस डेट को आपको इनवॉइस रेज कर देना पड़ेगा। अब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कैसे होगा। तो अगर आप कोई गुड्स रिसीव कर रहे हो और उस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल है, तो जिस तारीख को आपने गुड्स रिसीव किए या जो इनवॉइस है उसके 30 डेज के अंदर अंदर और आपने पेमेंट कर दिया है, ये तीनों क्राइटेरिया से जो भी पहले पड़ रहा है उस डेट को आपको लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी और उस तारीख को आपको जीएसटी की टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो आप समझते हैं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस के बारे में, मतलब सर्विस के लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो यहाँ पे भी दोनों क्राइटेरिया है, रिवर्स चार्ज एज वेल एज फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो आपने अगर इनवॉइस टाइम से इशू किया है तो उस केस में आपने जो भी इनवॉइस का डेट है वो और आपको पेमेंट अगर एडवांस में मिल गया है तो उन दोनों में से जो भी पहले की डेट पड़ रही है उस दिन आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। बट अगर आपने टाइम से इनवॉइस इशू नहीं किया है तो उस केस में आपको क्या करना होगा, जिस दिन आपकी सर्विस खत्म हुई और आपको पेमेंट मिला उन दोनों में से जो भी पहले पड़ रहा है उस तारीख को आपका टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज है कि इनवॉइस टाइम से इशू होना, तो इनवॉइस कब इशू हो जाना चाहिए। तो जैसे ही सप्लाई आपकी खत्म हो रही है वहां से 30 दिनों के अंदर अंदर आपको इनवॉइस इशू कर देना है। अगर आप 30 दिनों के अंदर अंदर इनवॉइस इशू कर दे रहे हो तो आपका जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो आपका डेट ऑफ इनवॉइस हो जाएगा। बट कहीं पे आपको एडवांस में पैसा मिल जा रहा है तो जो एडवांस में पैसा मिला उस डेट को आपको टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा। तो ये अपने क्लैरिटी हो गई। अब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के केस में क्या है, तो यहाँ पे आपका जो डेट ऑफ इनवॉइस है उसके 60 डेज के अंदर अंदर और डेट ऑफ पेमेंट आपने किया है, जिस तारीख को आप पेमेंट कर रहे हो इन दोनों में से जो भी पहले डेट पड़ रही है उस तारीख को आपको डिस्चार्ज कर देनी होगी लाइबिलिटी, या आपका टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस उस दिन का हो जाएगा। तो अब समझते हैं वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, मतलब आपको जो टैक्स चार्ज करना है या जीएसटी चार्ज करना है किस पे चार्ज करना है। तो हमने एक वर्ड पढ़ा था ट्रांजेक्शन वैल्यू। ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या होगी, तो ट्रांजेक्शन वैल्यू को कैसे डिफाइन किया गया है, प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, मतलब जो एक्चुअली प्राइस पे की गई है या पे की जाएगी
मतलब उधार पे अगर मान लिया है तो पे की जाएगी, अगर कैश में ट्रांजेक्शन है तो पे कर दी होगी। तो जो अमाउंट एक्चुअली पेड और पेएबल है फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज वो ही ट्रांजेक्शन वैल्यू होगी और उसी पे हमको जीएसटी चार्ज करना होगा। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, तो जो प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल जो है वो ट्रांजेक्शन वैल्यू कब बनेगी, जब सप्लायर एंड रिसिपिएंट दोनों रिलेटेड पार्टी नहीं है। और दूसरी चीज, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, मतलब ये जो प्राइस पे की जा रही है उसके अलावा कोई भी कंसिडरेशन के रूप में, काइंड में या कुछ और चीज में नहीं मिल रहा। तो सोल कंसिडरेशन है एंड रिसिपिएंट एंड सप्लायर आर नॉट रिलेटेड, तभी जो प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल है वो आपका ट्रांजेक्शन वैल्यू बनेगा। अब ट्रांजेक्शन वैल्यू में कुछ और चीजें भी ऐड की जाती है, जैसे कोई भी टैक्सेस है, जो जीएसटी के अलावा कोई भी टैक्सेस है वो सारे के सारे आपकी ट्रांजेक्शन वैल्यू के पार्ट रहेंगे। दूसरी चीज, कुछ अमाउंट या कुछ ऑब्लिगेशन सप्लायर को करनी थी बट उसके बिहाफ पे जो रिसिपिएंट है वो कर दे रहा है, तो वो अमाउंट भी ऐड की जाएगी। तीसरी चीज, जो सप्लाई के टाइम पे कुछ इंसिडेंटल एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि फ्रेट हो गया, पैकिंग चार्जेस हो गया, वेइंग चार्जेस हो गया, कमीशन कुछ हो गया, तो ये सारी चीजें भी सप्लाई के ट्रांजेक्शन वैल्यू का पार्ट बनेंगे। दूसरी चीज, अगर डिलेड पेमेंट के लिए या कुछ ऐसा काम किया है जिसकी वजह से पेनल्टी या इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है, तो उस पेनल्टी और इंटरेस्ट दोनों को ट्रांजेक्शन वैल्यू का पार्ट बनाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी सब्सिडी है तो वो सब्सिडी कभी भी डिडक्ट नहीं होगी, वो इंक्लूड होगी हमेशा वैल्यू ऑफ सप्लाई में। बट अगर गवर्नमेंट में से कहीं सब्सिडी मिल रही है तो वो हमको डिडक्ट करनी पड़ेगी। तो ये थे हमारे इंक्लूजन, तो ये चीजें सारी की सारी ट्रांजेक्शन वैल्यू का पार्ट रहेगी। अब वैल्यू ऑफ सप्लाई में कुछ चीजें इंक्लूड नहीं होगी, मतलब वो एक्सक्लूड कर दी जाएगी। तो यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट आता है डिस्काउंट का, मतलब अगर आप डिस्काउंट दे रहे हो, जब भी कुछ सेल कर रहे हो डिस्काउंट दे रहे हो, सप्लाई कर रहे हो तो डिस्काउंट दे रहे हो, तो डिस्काउंट पे आपको जीएसटी चार्ज करना है कि नहीं करना है। तो यहाँ पे दो सिचुएशन बनती है, अगर डिस्काउंट सप्लाई करते टाइम या सप्लाई से पहले ही डिसाइड हो गया है और इनवॉइस में उसको सेपरेटली दिखाया गया है तो उस पर कभी भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा, वो आपको डिडक्ट कर देना है और बैलेंस अमाउंट जो है उस पर आपको जीएसटी चार्ज करना है। दूसरी सिचुएशन आती है कि सप्लाई होने के बाद, सब कुछ होने के बाद डिस्काउंट दिया जा रहा है, तब क्या करोगे, तो तब आपको दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी अगर आपको जीएसटी उस पर चार्ज नहीं करना है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि ये एक एग्रीमेंट के अंडर दिया जा रहा है, मतलब पहले से एक डिसाइडेड था या आप डिसाइड कर रहे हो कि ये अमाउंट पे आपको डिस्काउंट दिया जाएगा लेटर ऑन। एंड सेकेंड, आपका जो रिसिपिएंट है उसने जो डिस्काउंट के पार्ट पे जो आईटीसी ली थी वो उसने रिवर्स कर दी है, तभी ये आपका एक्सक्लूड होगा। बाकी आपका जो डिस्काउंट है जो आप सप्लाई के बाद दे रहे हो वो कभी भी एक्सक्लूड नहीं होगा, उस पर जीएसटी चार्ज होगा ही होगा। और ये कंडीशन सेटिस्फाई करने पे उस पर आप जीएसटी रिवर्स करवा सकते हो। अब जीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 10 जो है वो एक कंपोजिशन स्कीम लेके आया है छोटे टैक्स पेयर के लिए। तो जो स्मॉल टैक्स पेयर है, जिन लोगों का टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे है, उनको एक रिलीफ देने के लिए वो एक कंपोजिशन लेवी को ऑप्ट कर सकते हैं, जहां पे उनको भारी भरकम कैलकुलेशन, भारी भरकम मेंटेन नहीं करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स, और वो इजी वे में एक टैक्स का पेमेंट कर पाएंगे। तो जिन लोगों का टर्नओवर पिछले साल का टर्नओवर 1.5 करोड़ 1.5 सीआर से नीचे है वो इस कंपोजिशन लेवी को ऑप्ट कर सकते हैं। कुछ छोटे स्टेट जो 7 सिस्टर्स हैं उसमें से आसाम को छोड़ दो और सिक्किम एंड उत्तराखंड इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो टोटल 8 स्टेट ऐसे हैं जहां पे ये लिमिट जो है 1.5 करोड़ की वो 75 लैक्स कर दी गई है। अब यहाँ पे जो टर्नओवर है, एग्रीगेट टर्नओवर है, वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो जो भी टैक्सेबल सप्लाई है, एग्जाम सप्लाई है, जीरो रेटेड, इंटरस्टेट, ये सारी की सारी चीजें टोटल कर दी जाएगी और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो लाइबिलिटी है उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और आपका टर्नओवर अगर 1.5 करोड़ या 75 लाख से नीचे आ रहा है तो आप एलिजिबल हो जाओगे टू ऑप्ट दिस कंपोजिशन स्कीम फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, अगर आप कंपोजिशन लेवी को ऑप्ट कर रहे हैं तो आप कुछ चीजें नहीं कर पाएंगे, जैसे आप टैक्स इनवॉइस रेज नहीं कर पाओगे, आप जीएसटी भी कलेक्ट नहीं कर पाओगे। तो आप अगर टैक्स इनवॉइस रेज करते हो तब आप उसमें दिखाते हो कि इतना जीएसटी चार्ज किया है, बट अगर आप टैक्स इनवॉइस ही रेज नहीं करोगे तो आप जीएसटी कलेक्ट भी नहीं कर पाओगे। और आईटीसी के रूल के हिसाब से जो भी आप सप्लाई ले रहे हो, मतलब जो भी रिसिपिएंट है, वो जीएसटी कब क्लेम कर पाएगा, जब आपने बिल में सेपरेटली जीएसटी दिखाया है और वो टैक्स इनवॉइस रेज किया है। तो आप अगर टैक्स को अलग से नहीं दिखा रहे हो तो सामने वाला आईटीसी भी क्लेम नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज, आप खुद भी आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे, आपको प्योरली आपका जो टर्नओवर है उस पे जो परसेंटेज दिए गए हैं वो अप्लाई करने हैं और उसका जीएसटी का पेमेंट कर देना है। तो आपका जो भी आईटीसी है, आपको जो भी जीएसटी चार्ज किया है लोगों ने, वो आपके कॉस्ट का पार्ट बनेगा, ना कि आपको उसका क्रेडिट मिलने वाला है। दूसरी चीज, जो भी पर्सन कंपोजिशन लेवी को ऑप्ट करता है उसको हमेशा उसके इनवॉइस में दिखाना है कि मैंने कंपोजिशन लेवी को ऑप्ट किया है या मैं कंपोजिशन डीलर हूँ।
दूसरी चीज, जहां पे वो बोर्ड लगाता है कि जीएसटी नंबर मेरा ये है, तो साथ साथ में उसको ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि इसने कंपोजिशन लेवी ऑप्ट किया हुआ है। ये कंडीशंस के साथ आप कंपोजिशन लेवी को ऑप्ट कर सकते हो। अब कुछ पर्सन ऐसे हैं स्पेसिफाई किए गए हैं कि वो कभी भी कंपोजिशन लेवी को नहीं ले सकते। फर्स्ट, सप्लायर ऑफ सर्विसेज। अब यहाँ पे रेस्टोरेंट सर्विस के लिए अलग से कंपोजिशन स्कीम है, तो उनके अलावा जितने भी लोग सप्लाई कर रहे हैं सर्विसेज की, वो कभी भी कंपोजिशन स्कीम नहीं ले पाएंगे। ये जो पर्टिकुलर सेक्शन 10 की है वो। दूसरी चीज, एग्जाम गुड्स अगर आप सप्लाई कर रहे हो तो वहां पे आपको कभी भी कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। दूसरी चीज, आप अगर सप्लायर हो इंटर स्टेट सप्लाईज के, मतलब आप किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या एक स्टेट से दूसरे यूनियन टेरिटरी में आप सप्लाई कर रहे हो, तो आपको कभी भी कंपोजिशन स्कीम अप्लाई नहीं होगी। दूसरी चीज, आप अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। दूसरी चीज, मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, ये लोग भी कभी भी कंपोजिशन लेवी को ऑप्ट नहीं कर सकते। दूसरी चीज, एक एल्कोहलिक लीकर आप बेच रहे हो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, तो भी आप कंपोजिशन लेवी को ऑप्ट नहीं कर सकते। अब रेट ऑफ टैक्स क्या होंगे यहाँ पे, तो जो भी टर्नओवर होगा उस पर ये नीचे दिए गए रेट आपको अप्लाई करना है। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपको 1%, हाफ फॉर सीजीएसटी एंड हाफ फॉर एसजीएसटी चार्ज करना है। दूसरा, रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए क्या है, 5% टोटल में है, 2.5% फॉर सीजीएसटी, 2.5% फॉर एसजीएसटी। और उसके अलावा जितने भी लोग हैं इंक्लूडिंग ट्रेडर्स, उनको 0.5 मतलब टोटल 1% चार्ज करना है। अब यहाँ पे जो ट्रेडर्स की कैटेगरी है वहां पे उनका टर्नओवर जो भी होगा उसमें एग्जम्प्टेड सप्लाईज को इंक्लूड नहीं करना है। बाकी सब लोगों के लिए टोटल सप्लाई इंक्लूड होगी, बट फॉर ट्रेडर जो हमारा एग्जम्प्टेड सप्लाई है वो कभी भी इंक्लूड नहीं होगा टू कैलकुलेट द टर्नओवर फॉर चार्जिंग दिस कंपोजिशन लेवी। अब कभी कभी क्या होता है कि कुछ जो टैक्स पेयर हैं, स्मॉल टैक्स पेयर हैं, उनका जो काम है वो गुड्स में है, बट कुछ पोर्शन उनका सर्विस में होता है, जैसे बिजनेस ऑक्सिलरी सर्विसेज, जो सपोर्टिंग सर्विस है वो भी प्रोवाइड की जा रही है आफ्टर सेल सर्विस। भले वो गुड सप्लाई कर रहे हैं बट कुछ पोर्शन उनका जो सप्लाई का है वो सर्विस का आ जा रहा है, तो एक मार्जिनल रिलीफ दिया गया है। तो जिन भी पर्सन का जो कंपोजिशन लेवी ले रहे हैं उनका अगर टर्नओवर में कुछ पार्ट सर्विस का है, बट वो सर्विस का पार्ट अगर इन चीजों से बढ़ नहीं रहा है, तो वो कंपोजिशन लेवी के लिए एलिजिबल होंगे। तो उनका टोटल टर्नओवर का 10% और 5 लाख दोनों में से जो हायर है उस पर्टिकुलर लिमिट से ऊपर अगर उनका सर्विस का सप्लाई नहीं जा रहा है तो वो कंपोजिशन लेवी को ऑप्ट कर सकते हैं। अगर उसके ऊपर चला जा रहा है तो उनको कभी भी कंपोजिशन लेवी एप्लीकेबल नहीं होगी। तो जिस तरह से गुड्स के सप्लायर के लिए कंपोजिशन स्कीम है, सेम वे सर्विस के सप्लायर के लिए भी एक कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स लेके आए हैं, जहां पे कोई भी पर्सन है उसके टर्नओवर के अगले 50 लाख तक, मतलब फर्स्ट डे को उसने बिजनेस चालू किया वहां से लेके जब तक उसका 50 लाख का टर्नओवर नहीं हो जाता वहां तक उसको बिना आईटीसी क्लेम किए वो 6% टैक्स का रेट पे कर सकता है। मतलब उसको आईटीसी क्लेम नहीं करना है और वो एक लोअर टैक्स ऑफ रेट, उसका 6% का रेट वो चार्ज करके सप्लाई कर सकता है। अब जैसे ही 50 लाख का खत्म होगा उसके आगे उसको नॉर्मल टैक्स रेट में आना है, वहां पे उसको आईटीसी भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। बट जो पहले 50 लाख है उसके लिए जो भी उसने खरीदी की है उस पर आईटीसी भी नहीं मिलेगा, उसको कंसेशनल रेट जो 6% है वो उसको चार्ज करने को मिलेगा। तो यहाँ पे उसको एक बेनिफिट हो रहा है। अब कुछ कंडीशंस हैं तो सेम वैसी ही कंडीशंस हैं, तो यहाँ पे भी हमको इस तरह से कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स कर पाएंगे। अब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन किसको लेना पड़ेगा, तो जो भी सप्लायर है जो लायबल टू रजिस्टर्ड है उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब कौन पर्सन लायबल है, तो किसी भी पर्सन का टर्नओवर 20 लाख से ऊपर जा रहा है, कुछ कंडीशन कुछ एक्सेप्शन भी है, पर 20 लाख से ऊपर अगर आपका टर्नओवर जा रहा है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। अब टर्नओवर किसको बोलेंगे, तो टर्नओवर में सारी की सारी सप्लाई आ जाएगी, टैक्सेबल एज वेल एज एग्जम्प्ट, एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट सप्लाई, सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। दूसरी चीज यहाँ पे कौन सी चीज नहीं आएगी, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे आप पे जो लाइबिलिटी आ रही है वो चीज इंक्लूड नहीं की जाएगी। उसके अलावा जो भी आप टर्नओवर कर रहे हो वो एग्जम्प्ट है, टैक्सेबल है, वो सब कुछ इंक्लूड किया जाएगा। अब जो टर्नओवर की लिमिट की बात कर रहे थे वो कहीं कहीं पे अलग है, अलग अलग स्टेट वाइज दे रखी है। तो 10 लाख की लिमिट है फॉर स्टेट ऑफ मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। तो इन 4 स्टेट के लिए जो 10 लाख की लिमिट है। दूसरे स्टेट अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी एंड तेलंगाना, तो इन स्टेट के लिए जो लिमिट है वो 20 लाख है फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। और बाकी जो स्टेट बचे उनके लिए गुड्स के लिए 40 लाख है और सर्विसेज के लिए 20 लाख है। बट जो गुड्स की लिमिट 40 लाख है वो सिर्फ इंट्रा स्टेट है, अगर इंटर स्टेट सप्लाई हो रही है तो उसमें भी वापिस 20 लाख की लिमिट आ जाएगी। तो ओवरऑल 20 से 40 लाख के बीच में लिमिट वेरी कर रही है। अब कुछ लोगों को कंपल्सरीली रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा सेक्शन 24 के हिसाब से।
तो जो पर्सन इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं, जो पर्सन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है बट टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं, नॉन रेसिडेंट पर्सन, ई कॉमर्स ऑपरेटर, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, तो इन लोगों को हमेशा कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। भले ही उनका टर्नओवर उतना ऊपर नहीं जा रहा है, जो लिमिट दी गई है उससे ऊपर नहीं जा रहा है, फिर भी दे आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन इन जीएसटी। अब कुछ पर्सन सेक्शन 23 में दिए गए हैं जहां पे उनको लाइबिलिटी नहीं है रजिस्ट्रेशन लेने की, भले ही उनका टर्नओवर जो स्पेसिफाइड लिमिट है उससे ऊपर जा रहा है। तो कौन से पर्सन जो एग्जाम सप्लाई या नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं तो उनको कभी भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज एग्रीकल्चरलिस्ट है, उनको भी कभी भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं लाए। दूसरे लोग स्पेसिफाइड कैटेगरी के लोग, जैसे कि कोई पर्सन है जो सप्लाई कर रहा है बट जो सप्लाई का जो टैक्सेबिलिटी है वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के हिसाब से है, मतलब सप्लायर को नहीं पे करना है, रिसिपिएंट को पे करना है, तो वैसे लोगों को भी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने ये भी देखा कि किन लोगों को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना है और किन लोगों को जरूरी नहीं लेना। आई होप आपको यूनिट 1 एंड यूनिट 2 दोनों के वीडियोस अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की आपको अपडेट मिलती रहे। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस चीज का बेनिफिट हो सके। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.